नमस्कार दोस्तों, बात मुलाकात की इस खास सीरीज में हम लेकर आए हैं एक खास वार्ता फिर से आपके लिए हिमाचल प्रदेश के इन्हीं सुरम्य वादियों से। जी हाँ, फिलहाल मैं शिमला में ही हूँ और ये हमारी दूसरी मुलाकात है हमारे दूसरे विशेष वार्ताकार डॉक्टर देवेंद्र गुप्ता जी से, जो कि एक साहित्यिक पत्रिका सेतु के संपादक हैं, पूर्व उच्च प्रशासनिक अधिकारी रहे हैं और निरंतर साहित्य सेवा और समाज सेवा से जुड़े रहे हैं। तो डॉक्टर देवेंद्र गुप्ता जी, आपका बहुत स्वागत, हार्दिक अभिनंदन हमारे इस शो में आने के लिए। इनका परिचय मैं दूं कि डॉक्टर देवेंद्र गुप्ता जी का जन्म रामपुर बुशहर में 21 अगस्त 1960 में हुआ था और हिमाचल प्रशासनिक सेवा में वे 1987 में आए। साथ ही वो भाषा संस्कृति विभाग के सचिव रहे 2013 से 14 तक और निदेशक की भी जिम्मेदारी इन्होंने संभाली। हिमाचल प्रदेश क्रिएटिव राइटर फोरम के ये संस्थापक भी रहे हैं। 1995 में इन्होंने इस फोरम की स्थापना की और तब से लगातार ये लेखक संघ जो है चला आ रहा है, साहित्यिक गतिविधियां चली आ रही हैं और इसी फोरम के अंतर्गत 2005 में सेतु जैसी एक बेहद अच्छी और राष्ट्रीय स्तर की साहित्यिक पत्रिका का संपादन इन्होंने आरंभ किया। सेतु एक अर्धवार्षिक साहित्यिक पत्रिका है और 250 पृष्ठों की है। तो फिलहाल गुप्ता जी पूरी तरह से पूर्णकालिक एक संपादक की भूमिका में है। तो एक संपादक जब दूसरे किसी संपादक का साक्षात्कार लेता है तो वो अपने आप में दिलचस्प हो जाता है। देवेंद्र जी, आपका सच में बहुत स्वागत और मेरे लिए ये बड़ी खुशी की बात है कि प्रशासनिक सेवा जैसे व्यस्त और व्यवसायिक ही कहे जाने वाले सेक्टर से निकलकर आप सीधे साहित्य जैसी विशुद्ध सामाजिक और अव्यवसायिक क्षेत्र में आ गए। तो ये रुचि जो है आपकी वो कैसे शुरू हुई? सबसे पहले रंजीता जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी कि आपने अपने इस प्रवास के दौरान हमसे मिलना गवारा किया और आपके कवि कुंभ के सम्मेलन में हम आए थे, आपने हमको निमंत्रण दिया, उसका भी मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। मैं भी आभार व्यक्त करती हूँ कि मैंने अपने विशिष्ट अतिथि के रूप में इन्हें निमंत्रित किया था और इन्होंने बड़े स्नेह के साथ उस निमंत्रण को स्वीकार किया। ये आए, बने रहे, इनका एक बहुत ही सुंदर उद्बोधन हमें मिला। तो देवेंद्र गुप्ता जी, मैं भी आभारी हूँ। थैंक यू सो मच, क्योंकि कवि कुंभ का जो सम्मेलन हुआ तो यहाँ के लेखकों को, रचनाकारों को आपके और हमारे प्रदेश के साथ जुड़ने का एक सेतु मिला है और आपने उनकी रचनाओं को देखा परखा और मैं समझता हूँ कि कवि कुंभ में उनको पर्याप्त जो है मंच मिलता रहेगा। जो प्रश्न आपने पूछा कि साहित्यिक अभिरुचि की वो कब ध्यान गया, कैसे ध्यान गया, क्यों कर गया, ये बहुत सारे प्रश्न हैं जो हमारे छात्र जीवन से जुड़े रहे हैं। आपको मैं बताऊं कि जब हम कॉलेज और विश्वविद्यालय के विद्यार्थी थे तो साहित्य के विद्यार्थी थे। हिंदी साहित्य में हमने MA MPhil और हिंदी साहित्य रंगमंच को लेकर हमने PhD किया। लेकिन इस दरम्यान में जो युवा शक्ति है उसके रचनात्मक प्रयोग को देखते हुए हमारे कुछ प्राध्यापकों ने हमें जो है रंगमंच की ओर प्रेरित किया। बहुत सारे नाटक किए। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में जो यूथ फेस्टिवल्स होते हैं उसमें हमने प्रथम ट्रॉफी भी लाई और अभिनेता के तौर पे रंगमंच में हमें जो है सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार भी मिला। खैर एनीवे, बहुत पुरानी बातें हैं, लेकिन जब ध्यान आ रहा है मुझे 1975-76 के आसपास, 77 के आसपास का स्वरूप, तो हमारे जो डॉक्टर कैलाश आलूवालिया है वो दिल्ली गए थे। हमारे अध्यापक थे अंग्रेजी के, बहुत अच्छे रंगकर्मी भी हैं। उन इतने विशिष्ट रंगकर्मी हैं कि उनके माध्यम से आप देखिए अनुपम खेर, विजय और रवि कौशल वगैरह, ये सभी जो है इस वक्त सिनेमा के क्षेत्र में बहुत ऊंचे पायदान पर पहुंच चुके हैं। उन्होंने मुझे फॉर्म लाकर कहा कि आप नाट्य विद्यालय में एडमिशन लो और इसमें लगेगा, लेकिन घर वालों ने कहा कि भांड बनेगा क्या। तो नाटकों के बारे में एक ऐसी सोच थी और चूंकि वो पिताजी हमारे जानते थे कि भाई ये रोजगार से रिलेटेड नहीं है, ये आत्मसंतुष्टि के लिए किया गया कार्य है और इससे रोजगार नहीं चलने का, तो उन्होंने मुझे जाने नहीं दिया। खैर एनीवेज, उसके बाद जब हमें लगा कि
कुछ करना चाहिए इस क्षेत्र में, तो रोजगार के लिए जो पारिवारिक जो हमारे उत्तरदायित्व और हमारा जो बोध था वो ये था कि हम इनके रहते कमाने लगे, तो ये भी संतुष्ट में हमने अपने पारिवारिक दायित्व और बोध को समझते हुए प्रशासनिक सेवा का एग्ज़ाम दिया और उसमें उत्तीर्ण हुए और हम सरकारी सेवा में आ गए। लेकिन जो रंगमंच के प्रति हमारा रुझान था वो कभी भी खत्म नहीं हुआ। ये ठीक है कि रंगमंच एक प्रदर्शन प्रिय कला है और इसमें आपको रिहर्सल्स वगैरह करनी होती हैं, उतना समय मेरे पास नहीं था। लेकिन जो भी हिमाचल प्रदेश के जो शिमला स्थित गेयटी थिएटर है, विश्व ऐतिहासिक वो रंगमंच का रंगशाला है, तो वहाँ पर हम शाम को नाटक देखने हमेशा जाते रहे, क्योंकि नाटक खेले जा रहे हैं और नाटक देखे जा रहे हैं। तो उसमें हम अपना जो सृजनात्मक सहयोग दे सके वो ये कि वो नाटकों के मंचन की जो रिपोर्ट है वो हम समाचार पत्रों में दिया करते थे। अच्छा, तो मतलब उससे थिएटर क्रिटिक्स, हाँ, तो थिएटर की जो आलोचनात्मक लिखते लिखते जो आलोचनात्मक दृष्टिकोण बना हमारा, अंततः गोतवा वो सेतु के संपादक के रूप में परिवर्तित भी हुआ। दोस्तों मैं बताऊं कि देवेंद्र गुप्ता जी ने कई सारी किताबें भी लिखी हैं जो मूलतः नाट्य विधा पर आधारित हैं। सुरेंद्र वर्मा के नाटकों में रंगमंचयता 1988 में, हिंदी नाट्य शिल्पा की बदलती रंग दृष्टि 2005 में, कथा 24 वो उसमें कहानियों का संकलन है जिसका संपादन इन्होंने किया 2011 में। हिमाचल की हिंदी लोकधर्मी कहानियाँ, इसका भी संपादन इन्होंने किया 2013 में। लोकधर्मी सौंदर्य और यथार्थ के कवि विजेंद्र जी पर इन्होंने एक किताब निकाली 2015 में, और सेतु तो ये निरंतर निकाल ही रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अपने प्रशासनिक सेवा के दिनों में भी आप लिखते पढ़ते रहे, तो एक बहुत ही व्यस्त अधिकारी के तौर पर सारी जिम्मेदारियों को पूरा करते हुए फिर आपको किस तरह से इन चीज़ों के लिए वक्त मिलता था? वक्त तो हमारे आसपास बिखरा हुआ ही है, इसका संयोजन हम कैसे कर पाते हैं ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। इंग्लिश में इसको टाइम मैनेजमेंट भी कह लेते हैं। लेकिन अगर आप कला साहित्य के प्रति या भाषा के प्रति अभिरुचि रखते हैं तो उसके लिए समय ही समय है। साधारण भाषा में कहें तो दिन बेगाना होता है और रात अपनी होती है, आप कार्य कर सकते हैं। मिलना जुलना, लोगों से संपर्क रखना आजकल के कंप्यूटर डिजिटल ज़माने में बहुत आसान भी हो गया है। सूचनाओं का आदान प्रदान बहुत अच्छे से हो जाता है। शुरुआती तौर पे बहुत दिक्कतें होती थी, पर मैंने ये देखा कि 90 के आखिरी दौर में और 2000 जो हमारी इस वक्त 21वीं शताब्दी है, इसमें सूचना का काफ़ी विस्फोट हुआ है और लेखकों से और दूसरे साहित्य कर्मियों या संस्कृत कर्मियों से संपर्क साधना बहुत आसान हो गया है। तो इसीलिए हम जो है सेतु के अंक जो है वो निकालते भी रहे हैं। और सेतु का प्रकाशन हम थोड़ा सा बताएं कि हिमाचल प्रदेश क्रिएटिव राइटर फोरम का हमने गठन किया था। हम ये चाह रहे थे कि हिमाचल प्रदेश में विशेष तौर पे शिमला में। अच्छा, जो क्रिएटिव राइटर फोरम का आपने गठन किया था उसको लेकर उस वक्त आपके अंदर क्या था, मतलब क्या सोचकर आपने इसका गठन किया? ये एक बड़ा दिलचस्प प्रश्न आपने किया। उस वक्त हमने ये देखा कि जो हमारी हिंदी जाति का क्षेत्र है वहाँ पर जो हिमाचल से हिंदी में लिखने वाले लेखक हैं, एक तो सुनवाई कोई नहीं है, मंच नहीं मिल रहा है, और दिल्ली दरबार कहें या दिल्ली का जो सांस्कृतिक परिदृश्य है उसमें हिमाचल का एक डॉट भी नहीं नजर आता था। कम से कम। हाँ, तो हमने ये किया कि हमारे यहाँ पर बड़े उभरते हुए लेखक थे जो हिमाचल प्रदेश के गवर्नमेंट के छपने वाले इदारे थे, लाइक गिरिराज था, प्रेस थी, यहाँ एकेडमी से सोमसी इत्यादि निकलती है, उसी में लिखते थे, उसी पे चर्चाएं होती थी। तो जो प्रादेशिक और अंतर्राष्ट्रीय जो अंतर्राज्यीय संवाद था वो भी बहुत कम था। तो मैं, हरनोट जी, राजेंद्र यादव और अन्य राजेंद्र राजन जी, अन्य लेखकों ने ये सोचा कि हम एक मंच का गठन करते हैं। तो मंच के गठन से पूर्व हम साहित्यिक घरेलू गोष्ठियाँ किया करते थे। फिर उसके बाद इस फोरम का गठन हुआ। फोरम के गठन ने बड़े व्यापक स्तर पे काम किए और समय और समाज जैसे विषय पर ज्ञान रंजन जी का, उनको हमने यहाँ पर आमंत्रित किया। उन्होंने
लेख पढ़ा और उस पर बड़ी चर्चाएं हुई, भीष्म साहनी आए, उनको हमने धीरे धीरे पैठ बढ़ने लगी और हमारे हिमाचल प्रदेश के लेखकों को फोरम के माध्यम से मंच मिलने लगे, साहित्यिक सम्मेलन होने लगे, साहित्यिक गोष्ठियाँ होने लगी और सबसे बड़ी बात है कि हम जिलों में भी अपने पांव पैर पसारने लगे। फिर हम दिल्ली, चंडीगढ़, हरियाणा और आसपास जितने भी क्षेत्र थे हम अपना जो है दायरा बढ़ाने लगे। लेकिन हरनोट जी की सोच थी कि भाई मंच तो ठीक है, वाचिक अभिव्यक्ति भी मिल जाती है, तो एक मंच के भीतर एक और मंच निकाला जाए, पत्रिका निकाली जाए और वो हिमाचल प्रदेश क्रिएटिव राइटर फोरम का प्रकाशन होना चाहिए। तो फिर एक सेतु पत्रिका की परिकल्पना हुई और हम बड़े आभारी हैं डॉक्टर ओम प्रकाश सारस्वत के भी, जिन्होंने इस पत्रिका के नामकरण में बड़ा सहयोग दिया। तो हमने सेतु इसलिए रखी कि सभी जो साहित्य कर्मी हैं, रंग कर्मी हैं, संस्कृति कर्मी हैं, उनसे हमारा जुड़ाव रहे और सेतु चल निकली। बीच में 2-1 वर्ष का व्यवधान पड़ा, आर्थिक अभाव आपको पता है, लघु पत्रिका की अपनी समस्याएं हैं, तो वो थोड़ा हुआ। लेकिन अब मैं इसको फिर सहेज कर, और हमने इसी दरमियान में क्या हुआ कि लेखन में सारे लेखकों को पीछे छोड़ते हुए हरनोट जी ने अपनी धमक जो है पूरे हिंदी राष्ट्रीय परिदृश्य में की। तो मेरे सामने ये प्रश्न भी उठा था कि अब जब मैं नया अंक निकालूं तो कैसे प्रारंभ करूं। हमने सेतु पे हरनोट जी को समर्पित किया, क्योंकि उन्होंने बड़े प्यार से फोरम को भी सींचा, सवारा और सेतु तक हमको पहुंचाया। संपादन का कार्य मैं करता रहा अनवरत। लेकिन इसी बीच, क्योंकि आपको पता है प्रशासनिक सेवा में आप एक जगह जमे नहीं रह सकते, तो आपकी बड़े जिलों में और दूर दराज के क्षेत्रों में बदलियां होती रही। तो ये शिमला में रहकर हिमालय सांस्कृतिक साहित्यिक पर्यावरण मंच के माध्यम से काम करते रहे और मैं जिन जिन जिलों में जाता वहाँ के लोगों को इकट्ठा करके फोरम के तौर पे हम काम करते। तो ये सहोदर संस्थाएं हैं, तो ये इकट्ठा काम कर रही हैं और आगे काम चल रहा है। बिल्कुल। मुझे लगता है कि जितनी भी साहित्यिक संस्थाएं हैं, सच में वे सभी आपस में सहोदर संस्थाएं हैं, क्योंकि अगर साहित्य को लेकर कोई भी कार्य हो रहा है तो किसी भी एक संस्था से पूर्ण हो जाने वाला कार्य नहीं है। और मैं आपको ये विश्वास दिलाती हूँ कि कवि कुंभी जो है वो शब्दोत्सव बैनर से कई सारे आयोजन करता है। तो यहाँ की जो भी लोकल साहित्यिक मंच है या लोकल साहित्यिक संस्थाएं हैं, कहीं ना कहीं हम उन सबको भी अपना सिस्टर कंसर्न मानते हैं और ये मान के चलते हैं कि भविष्य में जब कभी हम बाहर कुछ कर रहे हो तो हम लोग आप लोगों को जरूर निमंत्रित करें। और यहाँ के भी जो रचनाकर्मी हैं, जो लेखक हैं, उन्हें भी एक थोड़ा सा राष्ट्रीय स्तर पर बाहर के श्रोताओं के बीच अपनी उपस्थिति दिखाने का मौका मिले और बाहर वाले लोग भी शिमला में आए कि यहाँ के लोग भी बाहर वाले लेखकों को जान समझ सके। अभी जैसा कि आपने कहा कि कई सारे आर्थिक अभाव होते हैं देवेंद्र जी, तो मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं भी एक मासिक पत्रिका निकालती हूँ तो उसकी भी चुनौतियाँ बहुत बड़ी हैं। और सिर्फ हम संपादक आपस में अपने दुखों को साझा करें इससे नहीं होता। तो अब चूंकि आप एक प्रशासनिक सेवा में रह चुके हैं, तो आपको क्या लगता है कि क्या सरकारी तौर पे या फिर सामाजिक तौर पे कुछ ऐसी चीजें होनी चाहिए कि जिससे कि साहित्यिक पत्रिकाओं को एक प्रेशर मिल सके। इस क्षेत्र में जो लोग मेहनत कर रहे हैं, अपना श्रम दे रहे हैं और अपना इतना समय दे रहे हैं, वो कम से कम इसमें बने रहें, क्योंकि अभी जो हाल फिलहाल में पहल जैसी और कई सारी पत्रिकाएं बंद हुई हैं, तो उन सब का दुखद अंत हम लोगों ने देखा है। और कहीं ना कहीं मन में ये भय जरूर रहता है कि ऐसा ना हो कि कहीं हमारी पत्रिका भी किसी अर्थाभाव या इस तरह की चीजों से बिल्कुल बंद करने की नौबत में आ जाए। तो उस पर आप क्या विचार देना चाहेंगे? रंजिता जी, आपने लघु पत्र पत्रिकाओं के बारे में, विशेषकर हिंदी लघु पत्र पत्रिकाओं के बारे में प्रश्न ही नहीं बल्कि उसकी बिल्कुल दशा और दिशा अपने वक्तव्य में दी है। मैं सिर्फ थोड़ी सी बात और जोड़ना चाहूँगा। सरकारें आती हैं और चली जाती हैं। ज़रूरत इस बात की है कि एक तयशुदा नीति होनी चाहिए जिसके तहत लघु पत्र पत्रिकाओं के प्रकाशन, उनके संरक्षण और उनके संवर्धन की बात की जाए। हिमाचल प्रदेश में स्थिति दुखद नहीं है। यहाँ पर पत्र पत्रिकाओं को संरक्षण भी मिल रहा है और संवर्धन भी मिल रहा है।
लेकिन एक सोच और एक जो सरकार की नीति रीति होती है उसके तहत वो पत्रिकाएं निकलती हैं। जी। अब जैसे मैं कोई खुल के कोई पॉलिटिकल कमेंट करना चाहता हूँ और अगर आप बहुत सरकार के अनुदान से या सरकार के ही उंगली पकड़कर चल रहे हैं तो आपको कई तरह के समझौते करने पड़ते हैं। तो इसलिए लघु पत्रिकाओं को ये भी देखना होगा कि वो अपने वित्तीय संसाधनों के लिए सिर्फ सरकार पर निर्भर न रहें। और ये दीगर बात है कि अब साहित्य के प्रति अभिरुचि ना तो पाठक वर्ग ज्यादा सजग है और सरकारों की प्राथमिकता में नहीं आ रहा है। मैं बड़े उससे कहना चाहता हूँ देवेंद्र जी, क्या हम दोनों या हमारे जैसे सारे संपादक जो निजी पत्रिकाएं निकालते हैं, क्या हमें इस डर को बहुत गहरे से महसूस करना पड़ेगा? क्योंकि डिजिटल मीडिया का जो ज़माना आ रहा है उसने तो शायद प्रिंट मीडिया जैसी चीज़ों में जो हमारी छपने वाली पत्रिकाएं हैं उसके प्रति अभिरुचि खासकर युवा वर्ग में बहुत ही कम कर दी है। और लोग जिम्मेदारी से एक पत्रिका खरीद कर, जैसे वो किंडल वगैरह पे तो फिर भी सब्सक्राइब कर लेते हैं, लेकिन पत्रिका खरीद कर पढ़ना नहीं चाहते। तो ये संकट आपको कैसा लगता है? मुझे इसमें कोई संकट नहीं लगता, ना मैं भयभीत हूँ। शब्द ही आत्मा है। मीडिया शब्द को निगल गया है ऐसी स्थिति नहीं है। शब्द और साहित्य इसको पढ़ने के संस्कार जो है वो परिवार से ही मिलते हैं। हिंदी भाषी क्षेत्रों में अभिरुचि थोड़ी कम हो सकती है, लेकिन कुछ प्रांत ऐसे हैं जहाँ पर उनकी अपनी भाषा अपनी लिपि भी है। वहाँ पर उनका जो सांस्कृतिक आयोजन है वो किसी फिल्म रिलीज से ज्यादा होते हैं, ज्यादा भीड़ आती है वहाँ पर। हमें ये चीज देखनी पड़ेगी। बहुत अच्छी अभी देवेंद्र जी ने कही कि इसमें कहीं न कहीं एक पारिवारिक जो ये बोध गम्यता होती है कि मतलब हम अपने बच्चों को ये संस्कार दें कि वो साहित्य को पढ़े और समझे। तो ये हमारी अपनी जवाबदेही है। सच में ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। और हम देवेंद्र जी से फिर उनके आगे के विचार सुनते हैं। तो मैं ये कह रहा था कि शब्द को या साहित्य को मीडिया निगल नहीं सकता जी। जो स्थायी रहेगा वो आपकी बुक शेल्फ में रहेगा जी। इसमें आप डिलीट कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, रिट्रीव भी कर सकते हैं, लेकिन जो बुक शेल्फ में सहूलियत और सहजता होती है। मुझे कई लोगों ने ये कहा कि पत्रिकाएं तो इस तरीके से निकलती है जैसे सारिका निकलती है, कवि कुंभ निकलती है, उस लेआउट में निकलती है, आपने ये बुक फॉर्म में क्यों निकाली? बुक फॉर्म में मैंने कहा जब ये पत्रिकाएं जो होती हैं जो मासिक और जिनका आवृत्ति जो है पाक्षिक हो या मासिक हो, वो एक समय के बाद अपनी आप ये कह लेंगे उनकी आयु जो है अल्पजीवी हो जाती है। उसके बाद उनको लगता है कि बहुत सारा ढेर हो गया, बांध लेते हैं, फेंक देते हैं, कोई लोग रद्दी में डाल देते हैं। लेकिन जो बुक शेल्फ है, जैसे मेरी 6 महीने के बाद पत्रिका जो है सेतु निकलती है, हो सकता है आपका मेरा वाक्य ना हो, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि 6 महीने अगर रही है तो एटलीस्ट साल 2 साल वो पढ़ी रहेगी, बुक शेल्फ पे रहेगी। और अगर वो उसका संदर्भ लेना चाहते हैं या रिसर्च में उसका कोई प्रयोग करना चाहते हैं तो उसको निकाल कर वो देख सकते हैं। इसीलिए थोड़ा सा मुझे ये लगता है कि पत्र पत्रिकाओं को लेआउट डिजाइनिंग के अतिरिक्त उसमें क्या सामग्री वो दे रहे हैं उस पर बड़ा ध्यान रखने की जरूरत है। और सबसे बड़ी बात है लघु पत्रिकाओं के लिए कि वो व्यर्थ में ही लोगों को बांटते ना फिरें जी। उसका वो मूल्य निश्चित करें जी। और अपनी पूरी एक अकाउंटेंसी समझ लें उसकी कि उसका कितना पैसा आएगा, कितना बचेगा, और शेष जो है दोबारा जो है उसके मुद्रण में लगना है और उसके बाद वो फिर आएगी। हाँ, कुछ लोगों ने जिन्होंने पत्रिका को जिलाए रखने में बड़ा सहयोग दिया है वह मानार्थ पत्रिकाएं भेजी जा सकती है। और अगर आपकी पत्रिका की नीति ये है कि आप लेखकों को अगर मानदेय नहीं दे सकते तो आप मानार्थ प्रति तो जरूर दीजिए। तो ये हमने सेतु में मापदंड रखे हैं। जी हाँ।
जैसे इन्होंने कहा कि अर्धवार्षिक पत्रिका जो है वो एक तो मुझे लगता है कि चूंकि उसमें व्यय भी कम आता है तो कहीं ना कहीं वो सुविधाजनक थोड़ी सी स्थिति होती है। और मासिक पत्रिकाओं की अपनी समस्याएं हैं, पाक्षिक पत्रिकाओं में और ज़्यादा है। तो ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन फिर भी साहित्यिक पत्रिकाएं जो हैं वो कहीं ना कहीं थोड़े संकट से तो गुजर रही हैं और हम सभी इसका सामना करते हैं। लेकिन इन सब के बावजूद जो एक जुनून है, जो एक रुचि है, वही है जो इस चीज़ को जिंदा बचाए रखती है। जैसे कि अगर गुप्ता जी निकाल रहे हैं पत्रिका या मैं निकाल रही हूँ या कोई भी दूसरा संपादक जो निजी तौर पर, क्योंकि सरकारी पत्रिकाओं में एक ये सहूलियत है कि आप कहीं ना कहीं निश्चिंत हैं कि आपको एक राशि मिलनी है, तो आप सिर्फ अपने संपादकीय दायित्व में संलग्न होते हैं। लेकिन निजी पत्रिकाओं को चलाने वाले जो संपादक होते हैं उन्हें बहुत भी तरह के मानसिक संघर्षों से गुजरना होता है। तो मैं इस बात के लिए देवेंद्र जी की भी बहुत इज्जत करती हूँ कि उन्होंने एक ऐसे कठिन मार्ग को चुना है। और देवेंद्र जी के लिए अगर मैं बात करूँ कि उन्हें चूंकि निरंतर उनके इस तरह के साहित्यिक प्रयासों के लिए और साहित्य की रुचि के लिए और सेवा के लिए जो सम्मान मिले हैं वो राष्ट्रीय स्तर पर प्रभाष जोशी पुरस्कार मिला है लिटरेरी जर्नलिज्म और एडिटिंग के लिए, और स्टेट लेवल पे राहुल संकृताय सम्मान मिला है एनजीओ गुरुकुल बहुमुखी शिक्षा संस्थान कुल्लू द्वारा, और हिमाचल प्रदेश ऑथर्स गिल्ड से भी वो सम्मानित हुए हैं 2012 में, और विजय फोरम शिमला से वो सम्मानित हुए 2013 में। और इस तरह के कई सम्मान इनकी जो एक प्रोफाइल है उसमें संलग्न है। लेकिन इन सारी चीज़ों के बावजूद जो एक सबसे बेहतर चीज़ वो ये है कि वो बहुत ही खुश मिजाज और संघर्षशील व्यक्ति हैं और निरंतर साहित्य को लेकर प्रयासरत रहते हैं। तो देवेंद्र जी, मैं ये जानना चाहूँगी कि भविष्य की आपकी क्या योजनाएं हैं और आप अपने जीवन में और वो क्या कुछ है जो करना चाहते हैं? मैं बड़ी विनम्रता के साथ ये बात रखना चाहता हूँ कि मुकम्मल जहां तो किसी को भी नहीं मिलता, लेकिन उस परफेक्शन की ओर बढ़ने के लिए आपको प्रयासरत और संघर्षरत दोनों ही रहना चाहिए। सेतु जीवित रहे, इसलिए मैं बहुत सभी से जोर देता हूँ कि प्लीज़ इसको खरीद कर पढ़ें। बिल्कुल सही। और सेतु, कुछ लोगों ने कहा कि मासिक निकालो, पाक्षिक बना दो, बोलने में और निकालने और करने में क्या है उसका बड़ा वो है। फिर किसी ने ये कहा कि आप तो अंग्रेजी के बड़े अच्छे ज्ञाता रहे और ऑफिसेज में और इधर उधर सारे आप प्रशासकीय लोग हैं, इंग्लिश में आपने क्यों निकाली? यार हिंदी कौन पढ़ता है? मैं सेतु को आगे इसलिए भी जीवित रखना चाहता हूँ कि इसके माध्यम से मैं हिंदी की सेवा कर रहा हूँ। हिंदी राष्ट्रभाषा और राजभाषा दोनों ही नहीं बन पाई। हिंदी हिंग्लिश हो गई, हिंग्लिश के बाद वो हिंग्लिश हो गई, और अब तो हमारी हिंदी की कई भाषाएं, या हिंदी जाति क्षेत्र में हम देखें, बुंदेली है, बघेली है, मैथिली है, ये सब जो है वो अपनी अनुसूची में जो है स्थान ग्रहण करना चाह रही हैं। मैं इस चीज के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन आप ये देखिए कि जिस देश की एक भाषा ही नहीं होगी विश्व में बताने के लिए, आप क्या भोजपुरी बताएंगे? आप क्या संथाली बताएंगे? आप क्या मैथिली बताएंगे? आप क्या अवधी बताएंगे? तो हिंदी में हम सूर को और सूरदास को और तुलसीदास जी को कहाँ रखेंगे? हमें तो हिंदी के तौर पे पढ़ाया गया, कभी किसी ने नहीं कहा कि वो परिनिष्ठित अवधि के लेखक हैं या ब्रज के हैं। तो ये क्या होगा, इससे क्या होगा? हम संयुक्त राष्ट्र संघ में कह रहे हैं कि हम हिंदी भाषी हैं, भारत हिंदी भाषी देश है, लेकिन वो देखेंगे आंकड़े वो कभी स्थान भी नहीं देंगे। आप ये देखिए कि 2 करोड़ बिहार से भोजपुरी निकल जाएंगे, 4 करोड़ वहां से निकल जाएंगे, इतने करोड़ इतने निकल जाए, और जनसंख्या और भौगोलिक आधार पर भी भारतवर्ष में ही हिंदी सिर्फ 4 या 5 करोड़ लोगों की बोलने की भाषा मात्र रह जाएगी। तो ये जितनी भी प्रादेशिक भाषाएं हैं वो पुष्पित हो, पल्लवित हो, उनके लिए प्रदेश स्तर पे
एक फेडरल स्ट्रक्चर के अंतर्गत प्रादेशिक एकेडमीज बने, सब कुछ हो, लेकिन भारतवर्ष के हिसाब से वो एक राष्ट्रभाषा भारत को निर्मित करने में, हिंदी को जीवित रखने में अपना सहयोग दें, ऐसा मैं समझता हूँ। आपकी एकेडमी बन जाएगी, आप भोजपुरी के, संथाली के या दूसरी भाषा के कवि बन जाएंगे, सब कुछ होंगे, पुरस्कार मिल जाएंगे, सब कुछ हो जाएगा, लेकिन वो हिंदी को नष्ट विनष्ट करके नहीं हो सकता। जी बिल्कुल, मैं आपकी इस बात से सहमत हूँ और मुझे लगता है कि सारे हमारे जो भी दर्शक हैं, श्रोता है, वो भी इस बात से सहमत होंगे कि हिंदी जो है हम सबकी भाषा है और साथ ही हम अपनी हर एक प्रादेशिक भाषाओं का सम्मान करते हैं। तो अभी हमने सुने देवेंद्र जी के कुछ बहुत ही अच्छे और सुलझे हुए विचार। और दोस्तों ये है सेतु पत्रिका, इसके लिए अग्रिम शुभकामनाएं। इसका भी लोकार्पण यहाँ होना है 1 जनवरी को और देवेंद्र जी के इस आयोजन में मैं उपस्थित रहूंगी, मुझे इस बात की खुशी है। और साथ ही देवेंद्र जी, जाते जाते मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि बतौर संपादक कवि कुंभ को लेकर आप थोड़े से कुछ संक्षिप्त विचार अपने मुझे दे। जरूर। कवि कुंभ और सेतु जो अनुभव मुझे संपादक के तौर पे है, मैं ये समझता हूँ आपको भी वो अनुभव है। अब हमारे लिए क्या होता है कि जब तक पत्रिका बाहर नहीं आती अपनी समय अवधि में, तब तक एक प्रसव वेदना बनी रहती है, उथल पुथल बनी ही रहती है, लेकिन जब वो आ जाती तब वो पाठकों की हो जाती है। अब मैं जो है संपादकीय प्रतिक्रिया ना देकर आपके सामने विशुद्ध पाठ की प्रतिक्रिया दूंगा। पत्रिका बड़ी अच्छी है, कवि कुंभ नाम ही मुझे बड़ा कर्णप्रिय और बड़ा लुभावना लगा। और कवि कुंभ के पीछे इनका मंतव्य जरूर है कि कवियों का समूह, और कुंभ जो है हमारे मेले, त्योहार और संस्कृति का द्योतक है, और धर्म का भी द्योतक है, संस्कृति का भी द्योतक है। तो ये जो कुंभ जो है, इसको मैं जमावड़े के तौर पे ले रहा हूँ। ये कवियों का ही जमावड़ा नहीं है, मैंने इसके बीच में देखा आपके पास अनेक तरह के स्तंभ हैं, और जिसकी जिस रुचि का जो भी पाठक है उसको ये लक्ष्य करती हुई पत्रिका है। मैं इसके दीर्घायु की कामना करता हूँ, और मैं ये भी कामना करता हूँ कि रंजीता जी इसी जिसको बोलते हैं संपादक के होशो हवास के साथ ये पत्रिका का संचालन भी करती रहें और संपादन भी करती रहें, और पाठकों को जो है उनके संस्कार की, उनकी अभिरुचि की संपन्नता की ओर ले जाए। वैसी मेरी शुभकामनाएं। बहुत शुक्रिया देवेंद्र जी। और दोस्तों, हमारी ये खास वार्ता समाप्त होती है। आपसे हम मिलते हैं फिर किसी अगले एपिसोड में किसी नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, शुक्रिया, धन्यवाद।